गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति हमारे कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। मैं एक मैराथन चला रही हूँ, अभी कर रही हूँ आप लोगों के लिए 4+ मार्क्स की बारिश। नीट 2024 के स्टूडेंट्स, आपने अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरा देखा होगा एक पूरा लेक्चर जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 70% ऑर्गेनिक है वो कवर कर दी। नॉमेनक्लेचर, उसका आइसोमेरिज्म, GOC1 GOC2 रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जिसमें से आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तक बैठ सकते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया बेटा +4 की बारिश। अगर आप समझ रहे हैं इस बारिश का मतलब, तो आप ये सेकंड लेक्चर जरूर देखेंगे। और इस सेकंड लेक्चर में बचे हुए बारिशों को वापस आपका मौसम शुरू होता है। +4 मार्क्स के लिए वापस तैयार हो जाइए। हर एक टॉपिक के साथ, हर एक कंटेंट के साथ में आपके साथ में +4 लेके आते हैं हम यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन, अब हम आ गए चैप्टर्स पे। अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं बोलूंगी आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म कवर कर दिया है। हम सेकंड लेक्चर पर है हम यहाँ पर इसके, जिसमें हम चैप्टर्स में बची हुई केवल नेम रिएक्शंस लेंगे। चैप्टर में बची हुई नेम रिएक्शंस, मैं वापस एक नई एनर्जी के साथ आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी दोबारा ये लेक्चर देख रहे हैं तो पूरी एनर्जी के साथ में देख रहे होंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में किसकी, एल्केन की। अब क्या है, हमें एक तो पढ़ना है एल्केन, इसमें एक पढ़ना है एल्कीन, और नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर एल्काइन। ये 3 चैप्टर से मेन, और प्लस बेंजीन, एल्केन। अब चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका क्या है बेटा, कि आपको ये पता होना चाहिए एल्केन बन किस किस से सकता है। तो क्या करो, ऑर्गेनिक को एक बार ऐसे फ्लो में बना लो। कैसे फ्लो में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, देन ईथर, देन कार्बोनिल कंपाउंड, देन एसिड, देन अमाइंस, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कीन की, हमने पढ़ रखा है एल्काइन से, जल्दी से बताओ, अभी अभी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। इसका क्या करा दे, रिडक्शन करा दे, पड़ी हुई रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन बाय एल्काइल हैलाइड, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड का जिंक की प्रेजेंस में नॉर्मल रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एल्केन बनता है अगर बेस के साथ में। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम यहाँ पर करा रहे हैं किसी मेटल के साथ में, हमने क्या बोला, किसी मेटल के साथ में, ये होता है सोडियम यहाँ ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर के साथ जब सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें खुद को 2 मोल्स लेने पड़ेंगे अल्काइल हैलाइड के। 2Na के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो 2 मोल्स यहाँ पर इसके कंबाइन होते हैं, 2NaX यहाँ पर बनता है। ये हमारे पास में रिएक्शन होती है। देखो 2 रिएक्शन है हमारे पास में, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम के साथ में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें मिल रहा है RMgX, ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट। RMgX का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कार्बो एनायन की तरह कार्बन यहाँ पर R ग्रुप काम करता है तो H अटैक करेगा। तो जितने कार्बन रिएक्टेंट में थे उतने ही कार्बन का अगर एल्केन दे रखा है तो नॉर्मल रिडक्शन या फिर मैग्नीशियम के साथ में फॉलो करते हुए हाइड्रोलाइसिस। बट अगर इसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास में कार्बन यहाँ पर जितने हैं उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें क्लिक कर देना चाहिए वुड्स रिएक्शन। डबल कब क्लिक करना है, कार्बन जब बढ़ रहे हैं डबल कौन कौन सी क्लिक करा दी रिएक्शन में अभी आगे एक बार समेट दूंगी आपके लिए वापस। दूसरी आती है हमारे पास क्लेमेंसन, पढ़ चुके, किसमें पढ़े जल्दी बताओ। क्लेमेंसन रिडक्शन नाम से ही पता पड़ रहा है, उफकिशनर रिडक्शन नाम से ही पता पड़ रहा है, रिडक्शन में पड़ी होगी। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर करा रहे हैं अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में अगर करवा रहे थे तो उसको हम बोल रहे थे क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन और एक्वस बेस की प्रेजेंस में करा रहे थे तो बोल रहे थे उफकिशनर रिडक्शन। ये हमने पढ़ ली, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आती है यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में यहीं पे लिखना चाहूंगी एक बार के लिए जिससे आपका एल्केन की प्रिपरेशन यहीं खत्म हो जाए। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से ही क्या पता पड़ रहा है, कार्बोक्सिलेशन में डी मतलब डी कार्बन जो हो रहा है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। अगर हमने इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराई, सोडा लाइम बोले तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सोडा लाइम।
अगर हमने सोडा लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं। यहां से क्या होगा, हमारा Na2CO3 निकलता है और ये हमारे पास में जितने कार्बन रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे एक नंबर लेस कार्बन एटम मिलेगा। और दूसरी आती है यहाँ पर कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास में सॉल्ट ही लेके चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम यहाँ पर इसका H2O की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है, इसके 2 मोल हमें खुद को लेके चलने पड़ेंगे, आपको बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में सीधा लिखा होगा सोडियम प्रोपेनॉइट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन। सोडियम प्रोपेनॉइट इज कन्वर्टेड इनटू, एक कार्बन कम हो रहा है, इथेन, एक कार्बन कम हो रहा है तो डी कार्बोक्सिलेशन, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना है हमें, इसे 2 मोल से, अगर हमारे पास में इसमें 2 मोल से तो क्या लेके चले, RCOONA, वापस RCONA 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन कंबाइन H2O और H+ निकलेगा, इधर से H+ और इधर से OH- है, ये क्या है, RR कंबाइन हो गया, CO2 के 2 मोल्स कंबाइन होंगे, यहाँ से NaOH हो गया, हाइड्रोजन के दोनों आयंस कंबाइन हो गए, तो ये क्या मिल गया, या तो सेम नंबर होगा या फिर हमारे पास में अलग भी हो सकता है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्लस NaOH और H2 जो हो गया वो लिबरेट हो गया। साइड प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, यहाँ पर या तो डबल हो गए या फिर ज्यादा हो गए या फिर सेम भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि टूट ऐसे रहा है, कार्बन यहाँ से निकल रहा है, कंबाइन होने पे डिपेंड करेगा रिएक्टेंट क्या है उस पे। तो ये हमारे पास में नई रिएक्शंस हो गई एल्कीन की, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी मैकेनिज्म के अंदर। कॉल्बे हो गया हमारे पास में, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग उल्टा है। इससे क्या क्या बन सकता है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मैं बिल्कुल भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर के बीच में नहीं पढ़ाऊंगी, इसी लेक्चर के बीच में लास्ट में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ में समेट के दूंगी, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, आपका सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स और जितने भी बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इन सबको मैं कवर कर दूंगी। एक रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो वो बोनस क्वेश्चन मान के चलो, दान हुआ, वो प्रसाद मिला है आपको, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो बेसिकली ये हमारे पास में क्या हो गया, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, वुड्स रिएक्शन, क्वेश्चनर, पायरोलाइसिस, ये सब हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में इसी में हाइड्रोकार्बन के अंदर ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे अगर आते हैं, तो अब बात क्या हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज में कि एल्केन से क्या क्या बन सकता है। अगर हम बोल रहे हैं एल्केन से क्या क्या बन सकता है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड। जी हाँ साहब, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पूरा का पूरा हेलोजिनेशन पढ़ा है हमने, हेलोजिनेशन करवा दो इसका पूरा का पूरा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर, क्या अल्कोहल बन सकता है, नहीं, हमने कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं बनी पढ़ी अभी तक। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, तो एल्केन से कार्बोनिल कंपाउंड या एल्केन से एसिड, अभी तक हमने इतना कुछ करा नहीं है। ऑक्सीडेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है यहाँ पर, इसका फॉर्मूले के साथ याद रखना, CnH2n प्लस ON अगर हमारे पास में है, CnH2n प्लस 2 अगर हमारे पास में, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे 3n+1/2 O2 मोल्स के साथ में, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिबरेट होते हैं अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो अभी मैं XCO2 और YH2O लिख देती हूँ, यहाँ पर बैलेंस करके हम उसे लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। अगर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मतलब लाइक मोलिब्डेनम, अगर हम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो मीथेन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहे हैं तो वो सीधा एसिड में कन्वर्ट हो सॉरी, तो ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा। 2 नई रिएक्शन जो हमें यहाँ पर पढ़नी है वो क्या है, पायरोलाइसिस है और क्रैकिंग है। पायरोलाइसिस या क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़े हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर AlCl3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग हो जाएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ते हैं, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बेसिकली क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। मिनिमम यहाँ पर 6 कार्बन आपके पास में होने चाहिए, मतलब लाइक N-हेक्सेन हो गया हमारे पास में। अगर इसका हम एरोमेटाइजेशन करवा रहे हैं
क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करके, तो ये बेंजीन के अंदर यहाँ पर हमारे पास में कन्वर्ट हो जाता है। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन रिमूव करते गए और वहां से हमारे पास में ये रिएक्शन, तो ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप कर सकते हो इसे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास में, वुर्थ रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, उफ किश्नर रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन और कॉल्बे रिएक्शन, जो हमने से फर्स्ट वाली स्लाइड में ली थी। सेकंड, अगर हम एल्कीन पे आते हैं, एल्कीन में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा पढ़ने के लिए साहब, हम सब कुछ मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, हमारा टाइम बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर एल्कीन की प्रिपरेशन करनी है, एल्काइन से हो सकती है, रिडक्शन करवा दो। एल्काइल हैलाइड से कर सकते हैं जी साहब, अल्कोहल से कर सकते हैं जी साहब। दोनों के अंदर क्या है, अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा देंगे तो ये क्या है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो होता है सेडजस रूल के अकॉर्डिंग बनता है। अगर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, तो लेस स्टेबल जो एल्कीन होता है वो ऐसा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये हम रिएक्शंस यहाँ पर ले चुके हैं। तीसरा, हम यहाँ पर अगर एल्डिहाइड के बाद में फिर अगर कार्बोनिल कंपाउंड से बात करें तो क्या हमने कार्बोनिल कंपाउंड से कोई भी रिएक्शन पढ़ी है? कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्कीन, सोचो जरा, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन की कोई भी रिएक्शन इतना रिड्यूस करके हम पहुंचे नहीं, तो हमें हटा दे। एसिड से भी नहीं पढ़ी, तो हमारे पास में मेन क्या है, एलिमिनेशन की, एल्काइल हेड से, अल्कोहल से एलिमिनेशन से और एल्काइन से हमने मेन रिएक्शंस पढ़ी थी। यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशंस करे थे, तो उसके अंदर उल्टा हो जाएगा एल्कीन का, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में बेयर्स रिएजेंट वगैरह जो हो गए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ इसकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मेन क्या, ओजोनोलाइसिस, मैं आपको बार बार मार्क करके दे रही हूँ, एल्कीन से एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन और कीटोन, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पेपर में यहाँ पर आती है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम डील कर चुके हैं। इस और सच एल्कीन में इतना ज्यादा कुछ और अपने पास में ऐसा है नहीं कि एल्कीन में हमें बहुत ज्यादा और कुछ यहाँ पर पढ़ना पड़े डिफरेंट, हम ऑलमोस्ट सब कुछ चैप्टर में कवर कर चुके हैं। एल्काइन के अंदर प्रिपरेशन के अंदर एक तो हमारे पास में इसकी प्रिपरेशन के अंदर क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन एक ये है CHI3A, इसके साथ में अगर Ag की रिएक्शन कराने 6Ag के साथ में I3 वापस ले लो या X ले लो यहाँ पर H के साथ में, तो यहाँ पर AgI निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ये प्रिपरेशन है जो कि यहाँ से आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि ये यहाँ से आ जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन जो हमें लगता है कि इनऑर्गेनिक का है, कैल्शियम कार्बाइड का अगर H2O के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखने में लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, बट एक्चुअल में ये एल्काइन की ही प्रिपरेशन है। ये दो हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से यहाँ पर जो कि आ जाती है। बाकी वापस वही केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन वैसे के वैसे आएगी। यहाँ पर क्रैकिंग वाला पोर्शन हो गया, पायरोलाइसिस का पोर्शन जो हो गया, आइसोमेरिज्म जो शो करता है, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पर एज इट इज रिपीट हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम हमारे पास में यहाँ पर ले रहे, हाँ नेक्स्ट हम हमारे पास में यहाँ पर एल्काइन के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट जो कि बच रहा है, यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, सोचो प्रिपरेशन के अंदर उल्टा सीधा एक चीज जो हमने मैकेनिज्म में एक पॉइंट जो आपको नहीं बताया था, अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इसका हाइड्रेशन करवाया जाए मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, पता है? तो यहाँ क्या बन रहा है, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। बट अगर इसी रिएक्शन को हमने किस में करवा दिए, यहाँ पर अगर इसी रिएक्शन को हमने यहाँ पर कराई तो ये क्या करता है, टोटामेरिज्म कर देता है। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए टोटामेरिज्म पढ़ाया था, इन रिएक्शंस में काम आता है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये अपने कीटो से इनॉल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो कीटोन बन जाता है। मतलब अगर हम हाइड्रेशन एल्काइन का करा रहे हैं तो अल्कोहल नहीं बनता है, वहां पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। हाइड्रेशन देखते ही हमें जनरली प्रोडक्ट अल्कोहल याद आता है, तो एल्काइन के केस में ये चीज याद रखना। वो चीजें जो आप लोग गलत करते हैं, जो चीजें भूलते हैं पर वो इंपॉर्टेंट है, वो ही चीज मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि पेपर में हमारे पास जाने से पहले इतना ज्यादा टाइम ही नहीं है अब कि हम एक एक वर्ड टू वर्ड चीजें सब कुछ पढ़ के जा सके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, बेंजीन। बेंजीन हमने सब समेट लिया। प्रिपरेशन अभी एक एरोमेटाइजेशन की हो ही गई थी हमारे पास में। यहाँ पर एल्काइन की रिएक्शन के अंदर ही ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CHA, अगर इसके 3 मोल्स प्रेजेंट है, अगर इसको अगर हम आयरन की प्रेजेंस पे रिड्यूस करवा देते हैं तो ये क्या है, बेंजीन में तीनों कंबाइन होके इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं।
तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सीधा का सीधा एरोमेटाइज, यहाँ पर बेंजीन में 3 मोल्स कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेंजीन की वो प्रिपरेशन हो गई। हमने ESR के अंदर सब कुछ पढ़ लिया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब हमको वहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका एक तरह से हाइड्रोकार्बन है जो कि खत्म हो चुका। आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ओजोनोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एल्केन में कन्फॉर्मर्स से क्वेश्चन आ सकता है आपके आइसोमेरिज्म में से। बाकी रीजनिंग बेस भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी नेम रिएक्शंस जो है वो बाकी चैप्टर्स में भी है, किसी में भी काउंट कर लो आप उसे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वीडियो का लेक्चर ध्यान से सुनना। मैं अभी बीच में ही कभी भी जब मेरा मन करेगा मतलब आपको पेशेंसली मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। मैं आपको बताऊंगी 2023 में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, 22 में कैसे आए थे, और इस साल किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आने के चांसेस है, किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पैटर्न आने के चांसेस है। फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, स्टैंड-मेयर रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्लिंक-ट्विस्टन रिएक्शन, ये हमारे पास में हैलोजन डेरिवेटिव्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उससे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स की, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम बाय अल्कोहल लेके चलते हैं। जब हम इसे बाय अल्कोहल ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है या लुकास रिएजेंट, जिससे ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन होता है। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिश्रण, जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारे पास में लुकास रिएजेंट। कंपोजिशन याद रखना, नीट में तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लुकास रिएजेंट क्या है। तो यहां हमारे पास जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2 किसके साथ? H, हमारे पास में HX तो बनाना ही था, सॉरी, अल्कोहल के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ HX की, तो क्या होगा? X अटैक कर जाएगा, RX बना, H2O निकल गया। यहां पर ये डिसाइड करता है, ये है टेस्ट। ध्यान रखना, पेपर में टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन एक आता ही आता है डिस्टिंग्विश का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके टेस्ट याद रखना। लुकास रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का एक टेस्ट है। अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर क्योंकि होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो यहाँ पर 3 डिग्री टर्बिडिटी का जो फॉर्मेशन होता है वो विद इन ए सेकेंड हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर लगता है, और 1 डिग्री में उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पर टर्बिडिटी के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अगेन अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं PCl3 और PCl5 के साथ, तो यहाँ से भी RCl बनता है। अगर PCl5, मैं साइड प्रोडक्ट्स को अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ, RCl ही बनता है यहाँ पर। ये हमारे पास में 3 मोल्स बनते हैं, बस ये याद रखना क्योंकि बैलेंस करके लेना होता है PCl5। और तीसरा हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हैं, तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पर RX ही बन रहा है, पर SO2 निकल गया और HCl निकल गया, यहाँ पर X जो है वो Cl है। इसका मतलब क्लोरो एल्केन हर रिएक्शन से बन रहा था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला थाइनिल क्लोराइड जो होता है वो यहाँ पर बेस्ट रिएजेंट होता है क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन, क्योंकि वहां साइड प्रोडक्ट्स एज अ गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं। यहां से क्लोरो एल्केन जो बनता है वो प्योर होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास में ये नई रिएक्शन थी यहाँ पर। उसके बाद में अल्कोहल के बाद हम लेते हैं इसमें रिएक्शन बाय यहाँ पर एल्कीन, पढ़ लिया हमने, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। HBr पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहे थे, मार्कोनिस एंटी मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा था। तीसरी हमने एल्केन के थ्रू हेलोजिनेशन, तीसरी बार, चौथी बार आ गई मेरे लेक्चर में, वो भी हमने पढ़ रखी है। और ये जो दिख रहा है चांद, आपका प्रिय चीज, चांद तारे जो है
हमारे पास इंपॉर्टेंट मार्क कॉपी में देखते चमकता है कि ये तो पढ़ के ही जाना है, वैसे ही ये तो पढ़ के ही जाना है। सैंडमेयर रिएक्शन का कोई पोर्शन आपका पेपर में होगा ही होगा। क्या होती है सैंडमेयर रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन, रट्टा मार के जाओ बेटा इसे। एनिलीन की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पर सोडियम NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पे, ध्यान रखना टेम्परेचर भी, ध्यान रखना यहां पर उसका रिएजेंट भी, यहां तक का पार्ट रट्टा मार लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। मैं अमाइंस में लास्ट में इसको नहीं पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक को मैं यहीं पर खत्म करके रख देती हूँ इसे, जो लास्ट का अमाइंस का पोर्शन है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन। बट अगर इसी की रिएक्शन हम करवा दे कॉपर की, यहां पर क्यूप्रिक हैलाइड के साथ में, अगर क्यूप्रिक हैलाइड के साथ में करा दी, N2 निकल जाएगा, HX निकल जाएगा और X ग्रुप जो होगा COX निकल जाएगा और वो अटैक कर जाएगा X ग्रुप। ये हो गया आपका क्लोरो एल्केन प्रिपेयर, COX निकला और N2 हमारे पास यहाँ साइड में निकल गया। अब ये जो पूरी रिएक्शन थी आपकी, दिस से लेकर दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। रट्टा मार के जरूर जाए, ये पेपर में होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। स्टार मार्क इसका मतलब पढ़ के जाना ही जाना है। क्यों चांस ले हम पेपर में क्वेश्चन छोड़ने का? सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्लोरीन हो सकता है, एक्स ब्रोमीन हो सकता है हमारे पास में, या फिर CuCN भी हो सकता है, तो भी हमारे पास में होता है। अब यहीं से मैं हेलोजन डेरिवेटिव करा रही हूँ, लेकिन मैं डायजोटाइजेशन अमाइंस का लास्ट का पार्ट खत्म करके रख रही हूँ फटाफट से। अगर हमारे पास मेहनत बच जाएगी ना मेरी इस रिएक्शन की, ये हमारे पास में बन जाए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर क्यूप्रिक हैलाइड या CuCN हुआ तो यहाँ CN अटैक कर जाएगा, साइलेंट, ये हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। तो मैंने 3 रिएक्शन यहाँ बचा ली, जिसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हमारे पास यही रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में HX के साथ में हो जाएगी, क्यूप्रिक हैलाइड के साथ नहीं, कॉपर की प्रेजेंस में HX के साथ X, अगेन हमारे पास में यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन ही है, तो ये क्या बना लेगा यहाँ पर क्लोरो बेंजीन एरीन ही बनाएगा। बट इस रिएक्शन का नाम अलग होगा, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, अभी लिख दूंगी। HbF4 के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन अटैक कराएंगे। Ki के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दी तो ये आयोडीन साहब अटैक करा देंगे आके। अगर इसी की रिएक्शन हम यहाँ पर अगर NH2 अटैक कराना है तो NH3 के साथ में करवा दे सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पर NH2 अटैक कर जाएगा अमाइन का। तो मैक्सिमम जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड थे ना, ये सर को छोड़ के नाइट्रोजन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, इन सब के अलावा जो बन रहे थे वो लगभग यहाँ पर आ गए। इसके बाद में जो बचेंगे वो नेम रिएक्शंस में आ जाएंगे बच्चे कुछ। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, लगभग हमारे पास में ये रिएक्शंस जो हो गई वो नाइट्रोजन, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो हो गई बची हुई रिएक्शंस हो गई। मैं नाम लिख देती हूँ इसके लिए, क्योंकि पेपर में तो नाम बहुत आते हैं नीट के अंदर। गेटरमैन रिएक्शन, ध्यान रखना बच्चों, गटरमैन नहीं, गेटरमैन रिएक्शन, नाम मत बिगाड़ो, अच्छी बात नहीं है। गेटरमैन कॉच रिएक्शन अलग है, गेटरमैन रिएक्शन अलग है। गेटरमैन कॉच रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, गेटरमैन रिएक्शन से आपका हेलो एरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, स्पेसिफिकली नेम रिएक्शंस हो गई। ये नई रिएक्शंस थी, हमने जो हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़नी थी। अब पूरा हेलोजन डेरिवेटिव हमारे कोई काम का नहीं बचा, क्योंकि हमने पूरा पढ़ रखा है। ये प्रिपरेशन जैसे ही खत्म हुई, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, अब अगर पहले हेलो एल्कीन की बात कर लें, अगर हम इसमें पहले हेलो एल्कीन की बात कर लें, हेलो एल्कीन से क्या क्या बन सकता है। हमने इसमें NSR पढ़ ली, अल्कोहल बन रहा था, एलिमिनेशन पढ़ ली, उसमें एल्कीन बन रहा था। हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ ली, जिसे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट बन रहा था, और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन विथ हाइड्रोलाइसिस पढ़ ली, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्कीन बन रहा था। तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, यहाँ से आपका एल्केन बनता है,
यहां से आपका एल्कीन बनता है और यहां से आपका अल्कोहल बनता है। ये हम सारा मैकेनिज्म में खत्म कर चुके हैं। हेलो एरीन की अगर बात करें तो ये भी पूरा खत्म कर चुके हैं। हेलो एरीन का मतलब अगर हमारे पास यहाँ कोई हेलोजन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रेशन कराओ, ऑर्थो और पैरा पे NO2 अटैक करा दो, सल्फोनेशन कराओ, ऑर्थो पैरा पे SO3H अटैक करा दो, सिमिलरली हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन करवा दो। तो ये पांचों रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पास में हेलो एरीन्स के अंदर ही, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास में जो रिएक्शन आती है NSR। NSR बस इतना याद रखना है, एक्वस बेस की प्रेजेंस में ही हो रही है, बट हाई टेम्परेचर पे। बनता तो वही है, बनता तो वही है, एक्स हट के OHA आता है, बट हाई टेम्परेचर पर। और इसकी रीजनिंग पूछ ली तो आपको याद होनी चाहिए, हेलो एरेंस इजीली NSR नहीं शो करता क्योंकि ये लोन पेयर रिंग में डोनेट करके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें C और X के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। उसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है और उसे ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। हाइब्रिडाइजेशन दूसरा रीजन है। हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगेन बॉन्ड लेंथ रीजन हो गया। तीसरा ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको रिपल करेगी। अगर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप इधर से आंसर इजीली दे सकते हैं उसका। और फिर उसके बाद में यहाँ वुड्सफिटिक, अब ये नहीं आ गई, हमने तो क्या पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, तो नाम से ही हमें पता पड़ जाना चाहिए अगर मैंने साथ में लिया है तो। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स में क्या हो रहा था, दो अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक मिक्स हो रहे थे। यहां हम क्या करेंगे, एरोमेटिक, ये बेंजीन रहेंगे, ध्यान रखना AR। अगर इसकी 2Na के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर दोनों AR कंबाइन हुए, इसका मतलब दो बेंजीन, एक तरह से यहाँ पर दो बेंजीन जो हो गई वो कंबाइन हो रही है, इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। सीधा कन्वर्जन पेपर में आ सकता है, दिस इज फिटिक रिएक्शन। अगर इसी के अंदर कॉपर यूज होगा इन केस, मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ जिससे याद करने में आपको इजी रहे, इसी को रीजन प्रोडक्ट यही बन रहा है, इसको हम बोलते हैं उलेमन रिएक्शन। और एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन का मतलब एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन करवा रहे हैं हम एरोमेटिक, एक अभी तो क्या है, वुड्स में दोनों RX, फिटिक में दोनों ARX, इसमें एक ARX और एक X, वही सोडियम और ड्राई ईथर, सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ पर भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन पे R ग्रुप जनरली आ जाएगा। तो ये जनरली क्या है, लाइक बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू टॉलिन, क्लोरोबिथेन इज कन्वर्टेड इनटू टॉलिन, इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे कन्वर्जन में यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में ऑल नेम रिएक्शंस खत्म हो गई हैलोजन डेरिवेटिव्स की। हाइड्रोकार्बन पूरा खत्म, दो क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। हेलोजन डेरिवेटिव पूरा खत्म, एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो दो आ जाएंगे, वरना एक ही क्वेश्चन जनरली बनेगा क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में उसे काउंट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर अल्कोहल फिनॉल आप लेके आते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, हाइड्रेशन भर भर के पढ़ा है, रिडक्शन पढ़ रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ NAR की रिएक्शन करा दो तो वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है, वो वहां पर भी बनेंगे। हाइड्रेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं, हाइड्रेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अगर हाइड्रेशन पूरा पढ़ चुके हैं, हाइड्रोबोरेशन पूरा पढ़ चुके हैं, कॉल्बे रिएक्शन हम सीधे ले लेते हैं जो नेम रिएक्शन चैप्टर में अलग से आ रही है। कॉल्बे रिएक्शन हमारे पास में क्या है, जब फिनॉल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में तो उस कंडीशन के यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉल्बे और रीमेटिमर दोनों ही, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके एक बार एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से बताओ मुझे, सैलिसाइलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एस्प्रिन, क्या रिएजेंट यूज होता है, सोचो, कमेंट सेक्शन में अभी लिखो बिना टाइम वेस्ट किए। किसी को याद आया, इसी से पहले लेक्चर में स्पेशल केसेस में ESR में पढ़ाया था, इसका क्या करा रहे थे, एसाइलेशन करा रहे थे, H+ यहाँ से अटैक कर हट के COCH3 अटैक कर जाएगा तो वहां पर एस्प्रिन बन रहा था।
अगर हमारे पास में फिनॉल की ही रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्वे रिएक्शन। हमने जो इससे पहले एल्केन में पढ़ा था दैट इज कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बन रहा था। दिस इज कॉल्वे रिएक्शन जहां पर फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बन रहा है। दूसरी रिएक्शन आती है यहाँ पर रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या है, रिमर टिमन रिएक्शन के अंदर जब फिनॉल है, रिमर टिमन रिएक्शन के अंदर फिनॉल है, इसकी या तो हम क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, या फिर हम रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के याद करा रही हूँ अभी आपको, यहाँ पर यहाँ से क्या है बेंजल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर इसी की यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, सेम रिएजेंट बस CCl4 का ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही रिमर टिमर रिएक्शन है। लेकिन हमें ध्यान देने वाली क्या बात है, CaCl3 दे रखा है तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, CCl4 दे रखा है तो यहाँ पर हमारे पास में सैलिसाइलिक एसिड बनेगा और यहाँ पर सैलिक एल्डिहाइड बनेगा। डिफरेंस ध्यान रखना, रिएजेंट देख के बहुत थोड़ा सा फंसा देते हैं क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। एक क्यूमीन के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एनसीईआरटी क्योंकि पेपर बनता है, हमें पता होना चाहिए। फिनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, पहली बात तो क्यूमीन बनता कैसे, ये तो उल्टी प्रिपरेशन है, ये हम वो नहीं लेके चल रहे, ये तो क्या है फिनॉल की प्रिपरेशन है। फिनॉल की प्रिपरेशन में यही एक नई रिएक्शन है जो कि हमें पढ़नी होती है, जो अलग से पढ़ना होता है। मैं सिर्फ वो पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, पूरा चैप्टर नहीं, क्योंकि हम मैकेनिज्म में उसे पढ़ चुके हैं। होता क्या है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर एल्कीन के थ्रू, कार्बोकैटायन क्या बनेगा यहाँ पर, स्टेबल कार्बोकैटायन, ये तो मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पर H पे बेंजीन पे ये वाला कार्बन अटैक करेगा आके, और ये CH3 यहाँ पर ये अटैक कर गया। सेकंड स्टेप में इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो इसमें यहाँ पर C, ये हमारे पास ग्रुप ऐसा का ऐसा है, जो हाइड्रोजन होता है इसके बीच में ये हमारे पास में कंपाउंड बन जाता है। अब जब इसका हम यहाँ पर फर्दर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल तो बन गया, यहाँ पर OH है, ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, ये OH है, और यहाँ दूसरा क्या बन रहा है, एसीटोफिनॉन बन रहा है। अगर कन्वर्जन आ जाता है क्यूमीन से तो ध्यान रखना आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन, उसका एरियल ऑक्सीडेशन करवा दो, उसके बाद में हमारे पास में एसीटोन और फिनॉल एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो इस चैप्टर में अलग से नेम रिएक्शंस में पढ़नी थी। फिनॉल में ईथर की जो रिएक्शंस है, ईथर में प्रिपरेशन में हमें दो प्रिपरेशन पढ़नी होती है, एक तो हम डिहाइड्रेशन करवा दें अल्कोहल का, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम ईथर के लिए। ईथर में प्रिपरेशन के हमारे पास में क्या है, ईथर में फर्स्ट हम करवा दें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, 443 केल्विन टेम्परेचर पे एल्काइल हैलाइड का अगर कंसंट्रेटेड 443 टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन कराई जाती है, एल्काइल हैलाइड में मैं कार्बन बढ़ाना चाह लेती हूँ यहाँ पर जिससे एग्जाम्पल से समझ में आ जाए चीज। अगर CH2CH2X है ये हमारे पास में, अगर ये है डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया हमारे पास में OH, एल्कीन बनता है यहाँ पर, सॉरी OH यहाँ पर ले रही हूं मैं, यहाँ क्या है एल्कीन बनता है, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, नॉर्मल पानी निकाल रहे हैं, एल्कीन बनेगा। OH अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया। पर अगर ये ही रिएक्शन सेम रिएजेंट के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर या Al2O3 के साथ 523 केल्विन टेम्परेचर पे होगी तो इसके दो मोल्स के बीच में से पानी निकलेगा, यहाँ पर दो मोल्स के बीच में से पानी निकलेगा और क्या बनेगा, ईथर बनेगा यहाँ पर। इसके बाद में विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बोला, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मैंने मैकेनिज्म में पढ़ाई थी, SN1 SN2 के एग्जांपल के साथ में करवाइए, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। दिस इज स्टार मार्क रिएक्शन अगेन। अगर ईथर की रिएक्शन HX के साथ में कराते हैं, ये भी एक कन्वर्जन बहुत आ जाता है, तो RI और ROH बन रहा है। पर मैंने ये क्यों बताया, ये क्या बताने वाली चीज थी, इसमें भी दिक्कत करते हैं बच्चे। देखो अगर यहाँ पर 3 डिग्री है लाइक इस तरीके से,
तो अगर बॉन्ड यहां से तोड़ा तो आई यहां अटैक किया, बॉन्ड यहां से तोड़ा तो यहां आई अटैक किया। तो इस केस के अंदर हमें क्या ध्यान देना होगा कि बॉन्ड ऐसे तोड़ा जाए कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे यहाँ पर हेलोजन आके अटैक करे। तो एल्काइल हैलाइड जो बनेगा वो हमेशा इस पे बनेगा और बचे हुए पे क्या बनेगा, हमेशा अल्कोहल बनेगा। तो ये हमारे पास में खत्म अल्कोहल फिनॉल ईथर। मजा आ रहा है जल्दी जल्दी पढ़ने में? कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बोल रही हूँ चैप्टर, इसका मतलब रिएक्शन बेस कम होगा, नेम रिएक्शंस नई रिएक्शंस इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा आ रही होगी। ये हमारे पास में शॉर्टली यहाँ पर हो रहा होगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन की, ये मैं केवल नेम रिएक्शंस करवा रही हूँ इसमें, क्योंकि प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हम कन्वर्जेंस पे सब ले चुके हैं। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, हमें बस इतना इतना याद रखना है, टॉलिन की प्रेजेंस में क्रोमाइल ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर अगर रिएक्शन करवाई जा रही है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। रोजनमंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं पैलेडियम और BaSO4 के साथ, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। स्टीफन रिडक्शन, अगर हम साइनाइड या नाइट्राइल है इसका रिडक्शन करवा रहे हैं SN प्लस HCl के साथ में, अगर कंप्लीट रिडक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पर अमाइन बन जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह SnCl2 लेते हैं तो पहले यहाँ पर इमाइन बनता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस अगर करा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। गैटरमैन रिएक्शन, अभी अभी भी मैंने बोला था गैटरमैन कॉच अलग है और गैटरमैन अलग है। अगर हम CH3 इसी की रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। देखते जाओ, इटार्ड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, सबसे क्या बन रहा है, अगर इन चारों रिएक्शन को नाम से याद रखोगे तो सबसे क्या बन रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बेंजीन ही होगा केवल, तो यहाँ हमारे पास में सबसे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये याद रखना बहुत आसान है, इनका प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन बोनस। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ सकता है रोजनमंड में, हमारे पास में रोजनमंड में फॉर्मल्डिहाइड कभी नहीं बनता क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से ये नहीं बनता। एस्टिरिफिकेशन और हेल वोलाटे हमारे पास ऑक्सीड की रिएक्शन है, उससे पहले एल्डोल और कैनिजारो, हम इस पे आ जाते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको क्योंकि एल्डोल और कैनिजारो अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन से। सीधा ट्रिक बता दो बच्चों पढ़ाने की वजह, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, कम से कम या तो वो सिंपल होगा या क्रॉस होगा। सिंपल का मतलब क्या हो गया, CH3COHA, इसकी का दूसरा मोल भी है, ये कंबाइन कर दो इसके साथ में, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस के अंदर हीट करते हुए। सेकंड स्टेप में हीट होगा, फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर डाइल्यूट NaOH है तो केवल OH अटैक कराना होता है। इसका सीधा सीधा दोनों चीजें दे रखी है तो मैं इसका ट्रिक बता रही हूँ, सब कुछ उड़ा दो यहाँ से। एक बार तो मैं करके ही बता देती हूँ, पहले हीट हटा देते, यहाँ से हीट हटा दो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कार्बो एनायन यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट बनता है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही रेमेटेमर रिएक्शन के अंदर कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट बनता है, मैं पहले बता चुकी हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी याद रखना। OH मैं कार्बन बैलेंस नहीं कर रही हूँ, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। H और ये CH3 है, हीट करने पर इसको हम बोलते हैं एल्डोल। ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हमने बोल दिया एल्डोल। और सेकंड स्टेप में वाटर उड़ा दो इसके बीच में से और ये क्या बन गया, हमारे पास में प्रोडक्ट बन गया। ये क्या हो गया, जैसे ब्यूट-2-इन 1L, ये हमारे पास में प्रोडक्ट हो गया। ये सिंपल की कंडीशन थी। क्रॉस कंडीशन मेन क्या है, अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। जैसे 4 रिएक्टेंट दे दिए, बेंजल्डिहाइड दे दिया, फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, एसीटोन दे दिया और फिर हमारे पास में 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल दे दिया। इसमें से कौन सा रिएक्टेंट है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्रॉस का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे CH3COH आ गया पहले में और दूसरे में हमारे पास में इसके साथ में
प्रोपेनल, यहाँ पर इथेनॉल दे दिया। इसका भी ट्रिक बता रही हूँ, पहले इसका ट्रिक देख लो, सब कुछ उड़ा दो यहाँ से। इन दोनों के बीच में जो सेकंड कंपाउंड का अल्फा है और फर्स्ट कंपाउंड का CO है, उसमें से सब कुछ उड़ा के डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया। ये आसान था। इसमें भी यही करो, इसका सेल्फ कराएंगे तो वो बनाएगा, अगर इसका सेल्फ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर वाला मुड़ा हुआ। अगर इधर वाला मुड़ा हुआ तो ये C, ये वाला कार्बन अल्फा है, तो ये यहां से बैंड होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CHO बन जाएगा। पहले वाले से सेल्फ से क्या बन रहा था, ये बन रहा था। अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो इस CO के पास में तो अल्फा है नहीं, इसको मोड़ के लिखेंगे। अगर इसको मोड़ के लिखेंगे तो क्रॉस से क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर CCHO डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, और एक बार ये भी हो सकता है ये आगे हो एक पीछे हो। अगर इसको अगर करें तो वो लीनियर में ही आ जाएगा, डबल बॉन्ड OCHO। तो ये हमारे पास में लीनियर में आ गया। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। और इसी के साथ में मैं कैनिजारो भी यही बता देती हूँ, कैनिजारो कुछ भी नहीं है, कैनिजारो इसी का नेक्स्ट वर्जन मान लो। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या है, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज दोनों की बस याद रखनी है आपको, उसके अलावा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सेम टाइप का एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, लाइक SCHO ले रहे हैं, फिर SCHO ले रहे हैं। अगर इसकी कंसंट्रेटेड हमारे पास में NaOH के साथ में ही रिएक्शन करा रहे हैं अगर इसकी, तो क्या होगा, एक तो जो होगा वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक रिड्यूस हो जाएगा RCOONA, और प्लस बचा हुआ जो होगा CH3OH। इसमें अगर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, लाइक एक बेंजल्डिहाइड है और एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। ये आपके पास में क्या हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई। कैनिजारो और एल्डोल इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में होता है, सोच के जाना, समझ के जाना, पढ़ के जाना। एल्डोल और कैनिजारो इन दोनों में से एक पेपर क्वेश्चन में आपका होता ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधा पढ़ाना चाहूंगी RCOH। अगर हम बात करें कैसे बन सकता है, एल्केन से बन सकता है या इससे एल्केन बन सकता है, हाँ भाई इसके सॉल्ट से बन सकता है। हमने डी कार्बोक्सिलेशन और कॉल्बी रिएक्शन दोनों पढ़ रखी है। यहाँ पर जो एल्केन है उसका रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, इसका रिडक्शन करा देंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पर ये भी क्या हो गई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि ये किस किस से बन सकता है, तो इसके सारे डेरिवेटिव से बन सकता है। ये अमाइड ले लो, RCOCl ले लो, RCONH2 ले लो, RCOOCO R एनहाइड्राइड ले लो, और RCONH2 हो गया, Cl हो गया, COOR हो गया, और आपका एक डेरिवेटिव और जो मेन था ईस्टर, ये बच रहा है। सब में पानी डाल दो, खत्म प्रिपरेशन। याद करने का तरीका है, सब में पानी डाल दो, पानी पानी पानी, सब में पानी डाल दिया, क्या हुआ, ये टूटा, H+ अटैक किया, ROH निकल गया। यहाँ से टूटा, 2 मोल्स RCOH के बन गए। यहाँ से टूटा, OH अटैक किया, NH3 निकल गया। यहाँ से तोड़ा, यहाँ पर OH अटैक किया और HCl निकल गया। कितना आसान था। अब उल्टा चलो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, डेरिवेटिव भी यहीं खत्म हो जाएंगे। एसिड का अगर एसाइल क्लोराइड बनाना है, हमने पढ़ी थी अभी, जैसे PCl3, PCl5, SOCl2, या फिर HX के साथ रिएक्शन करा दो। NH2 अटैक कराना है, NH3 के साथ रिएक्शन करा दो। अगर यहाँ पर ईस्टर ये बनाना है, इसका रिएजेंट याद रखना, P2O5 के साथ हीट कर दो। अगर हमारे पास में OR अटैक कराना है तो मतलब एसिड के साथ OR कराएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लगभग पूरा एसिड मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के अंदर खत्म कर दिया, और याद करने का तरीका बहुत ही आसान। इसके अलावा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड RMgX की रिएक्शन अगर करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये याद रखना, RMgX की CO2 के साथ में मैकेनिज्म से करोगे आराम से हो जाएगा। वही RCO- अटैक करना शुरू करेगा, कार्बन पॉजिटिव होगा तो इस पे R आके नेगेटिव अटैक कर जाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करा दिया। तो ये हमारे पास में क्या पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया।
इसके साथ में हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, नाम कितना गंदा है, नाम देख के पढ़ने का मन ना करे, पर रिएक्शन उतनी ही इजी, कुछ नहीं करना। अल्फा कार्बन जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट वही रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो RCH ग्रुप और COH खत्म। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटा के हेलोजन अटैक करा दो। तो ये हमारे पास में सारी रिएक्शन हो गई। टेस्ट बेटा मैं आपको बोल रही हूँ, ये आप खुद मेहनत करना, ये आप खुद पढ़ना। क्या टेस्ट में पढ़ना है आपको? ये क्या हुआ तभी झटका कहीं का लगा था, इतनी देर से कंटिन्यूसली मैं चल रही हूँ, चार्ज हो जाती है ना बॉडी वाइब्रेशन, तो बस वही हुआ था और कुछ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम से थक गए, नहीं भाई। तो ये है हमारे पास में हेल, बहुत एनर्जी है भाई, हमने 13-14 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत जम के एनर्जी है मेरे अंदर। मैं आपको कंटिन्यूसली 6 से 10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा सकती हूँ। मैं दिन में 6 से 8 क्लासेस तो नॉर्मल ले लेती हूँ, इसलिए एनर्जी भरपूर है। अगर हमारी जितनी एनर्जी आप में होगी पेपर के टाइम तक, पेपर में मचा के आओगे बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से पेपर अटेंड करके आओगे। हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, यहां तक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो आपका बच रहा है इसके अंदर, दैट इज अमाइंस। हाँ देखिए, अमाइन की प्रिपरेशन कौन पढ़ेगा इतना। यहां पर एक ट्रिक बताती हूँ, सीधा प्रिपरेशन है। जितने भी कार्बन कंटेनिंग नहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबका रिडक्शन करा दो उठा के, सबका रिडक्शन। लाइक RNO2 है, इसको रिड्यूस कराओगे RNS2 में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ Fe और HCl और HCl और HCl। यहाँ नॉर्मल को रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर AR भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकती है। अगर नाइट्राइल है, इसका रिडक्शन करा दो, वही हमने लिया था अभी HCN प्लस HCl, मैंने बोला था 2 स्टेप में अगर होती है तो हाइड्रोलाइसिस ना होके एल्डिहाइड स्टीफिन में जाके कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर अमाइन बन जाएगा। अमाइड है, इसका रिडक्शन करवा दो, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पर भी क्या होगा RCH2NH2, ये हमारे पास में अमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी के साथ में एक रिएक्शन और बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइड, प्रोपेन अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन अमाइड, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बन रहे हैं तो हमारे पास में नॉर्मल रिडक्शन। लेकिन प्रोपेन अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू, अगर हम करवा रहे हैं इसका बेस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिडक्शन और लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं साइड प्रोडक्ट्स पे काम ही नहीं कर रही हूँ अभी, तो हमें क्या मिलाना है? ये रिएक्शन है हमारे पास में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर कार्बन कम है तो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगा दो, अगर हमारे पास में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उस कंडीशन के अंदर नॉर्मल यहाँ पर रिडक्शन करवा दो। तो इससे हमारे पास में लगभग सारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। इन सबसे ऊपर देख रहे हो बच्चों, एक काम ध्यान दे रहे हो केवल प्राइमरी अमाइन बन रहा है। अगर हम करवाएं एमोनोलाइसिस या फिर हम बोले एल्काइलेशन, एल्काइल हैलाइड की NH3 के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा? RNS2। फिर दोबारा इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? R2NH। फिर अगर हमारे पास दोबारा रिएक्शन करा दी एल्काइल हैलाइड के साथ, साइड प्रोडक्ट निकालते जाओ, R3N। फिर दोबारा अगर सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करा दी तो R4NX सॉल्ट इसका, फिर दोबारा इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दी तो वापस प्राइमरी अमीन। तो ये क्या है हमारे पास में? एमोनोलाइसिस एक बीच की रिएक्शन है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है प्रोपेन नाइट्राइल इज कन्वर्टेड इनटू एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, अगर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां से तो होगा नहीं, इसका मतलब क्लिक करना चाहिए एमोनोलाइसिस या एल्काइलेशन पे, आपको जाना ही जाना है। ये हमारे पास में इसकी प्रिपरेशन खत्म। इसके अलावा एक रिएक्शन और है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थैलेमिक एसिड को KOH के साथ में रिएक्शन कराओ, K अटैक करेगा, फिर फर्दर अल्काइल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराओ, R अटैक करेगा, फिर NH3 के साथ में रिएक्शन कराओ तो वहां प्राइमरी में निकल जाएगा और सॉल्ट ऑफ थैलेमिक एसिड जो होगा वो लिबरेट हो जाएगा। एक बार अपनी शीट में से रिएक्शन पढ़ लेना, लिखने में टाइम खराब होगा। डाइजोडाइजेशन में आपको स्टार्टिंग में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, मैंने कहा था मेरा टाइम बच जाएगा आगे,
बच गया ना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन नहीं, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें पढ़नी है यहाँ, एक तो हेजनबर्ग रिएजेंट और दूसरा हमारे पास में आ जाता है यहाँ कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन या हेजनबर्ग रिएजेंट जो है उनमें दोनों में क्या है, टेस्ट है ये। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ये किससे होता है, ये किसके लिए होता है, या तो ये क्या करता है एरोमेटिक अमाइन शो करता है, या हमारे पास प्राइमरी अमाइन। ध्यान देना ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एरोमेटिक या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो होता है ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3 के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में यहाँ पर बेस की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्राइल बनता है यहाँ पर, और नाइट्राइल के बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट जो निकलेंगे उस पर हम बिल्कुल अभी काम करेंगे ही नहीं। ये हमारे पास में क्या हो गया, आइसोसाइनाइड बनता है। ये आइसोसाइनाइड जो होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी हम इसे बोलते हैं, या सॉरी कार्बिल अमाइन है हमारे पास में, जस्ट इसी को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल रहे हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में, जिसकी ऑफेंसिक स्मेल होती है। इस ऑफेंसिक स्मेल के कारण जो होता है ये आइडेंटिफाई किया जाता है। और दूसरा हमारे पास में क्या है, हैंसबर्ग रिएजेंट। हैंसबर्ग रिएजेंट जो हो गया, हैंसबर्ग रिएजेंट में बात कर रही हूँ यहाँ पर। हैंसबर्ग रिएजेंट के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। पहली बात तो इस पे ध्यान देना, हेजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर इसकी प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, ये HCl निकला और यहां पर क्या बना, यहां पर आपका बन गया CONHR, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बन गया। अगर 2 डिग्री के साथ करा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, मैं तो इसी में जोड़ देती हूँ, ये H हटा देना, R लगा देना, यहाँ H हटा देना, R लगा देना। पहली वाली चीज जो थी वो सॉल्युबल थी एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि कार्बन जो थे वो कम थे, ये प्राइमरी का टेस्ट हो गया। सेकेंडरी के लिए क्या थी, इनसॉल्युबल थी, ये सेकेंडरी का टेस्ट हो गया। और जो टर्शरी अमाइन होता है, सबसे मजेदार तो वही होता है, वो टेस्ट ही नहीं देता, वो रिएक्शन ही नहीं देगा। तो ये हमारे पास में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट हो गया। टेस्ट जरूर पढ़ के जाना, जैसे लुकास रिएजेंट हो गया, एल्डिहाइड कीटोन में मैंने टॉलेंस रिएजेंट, फैलिक सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं पढ़ा है आपको, आप पढ़ के जाना। एग्जांपल शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या करते हैं जनरली, इनके साथ में ऑक्सीडाइज करके लाइक सिल्वर जो निकलता है हमारे पास में टॉलेंस रिएजेंट से, फैलिक सॉल्यूशन में जो CO2+ आयन निकलता है, वो क्या करते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जबकि कीटोन को नहीं कर पाते, तो वो डिफरेंस हो गए। ऐसे ही आइडोफॉर्म जो टेस्ट है आपका, उसमें क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, जो अल्फा कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होता है वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी जो पोर्शन होता है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेस्ट है, आप वो जरूर पढ़ के जाना एक बार के लिए, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, वो इजी क्वेश्चन होता है। ये हमारे पास कार्बिल अमीन और हेजनबर्ग रिएजेंट तक हो गया। और एक हमारे पास में लास्ट इसमें जो टॉपिक बचता है वो डाइजोटाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, बट एक रिएक्शन और है यहाँ पर, नेम रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं, कॉपलिंग रिएक्शन। कॉपलिंग रिएक्शन ये हमारे पास है। कॉपलिंग मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दें। बहुत सारे बच्चों को होता है गाना गाते टाइम पे, गाना गाने सुनते सुनते पढ़ने की आदत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती पढ़ते हैं, तो वो बस पढ़े जाते हैं। तो हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। यहाँ हमने HCl निकाल दिया, ये क्या हो गया हमारे पास में N डबल बॉन्ड N, और यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, OH आ गया, क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर इसी की जगह यहाँ पर OH की जगह इलेक्ट्रॉन रिच मतलब NH2 ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ NH2 ग्रुप भी हो सकता है, क्या हो जाएगा
पैरा एमिडो एजोबेंजीन, स्पेसिफिक कलर होते हैं, एक का येलो होता है एक का ऑरेंज होता है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली डाई फॉर्मेशन के काम में आते हैं। डाई फॉर्मेशन के अंदर कॉपलिंग रिएक्शन को हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ में अमाइंस हमारा डन। अब जो मैं बात कर रही थी आपसे चैप्टर के बीच में, जो मैं करने वाली थी, एक बार आपको गो थ्रू करवा देती हूँ मैं किस चीज का, एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। मैं चैप्टर्स का आपको आइडिया दे देती हूँ एक बार के लिए। देखो, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हमारे पास में हाइड्रोकार्बन नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था, 2 क्वेश्चन आपके 2023 में आए हैं, फिर आईयूपीएससी से 2 क्वेश्चन आए। तो इस बार बहुत हद तक चांस है आपका आईयूपीएससी से या क्वालिटेटिव एनालिसिस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइए। 2020 के अंदर और 21 के अंदर, 21 के अंदर आइसोमेरिज्म से आपका एक क्वेश्चन था, क्वालिटेटिव एनालिसिस से फिर 2 क्वेश्चन थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 बॉक्सेस ऐसे ही नहीं दिए थे, प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस, दोनों बॉक्सेस को अच्छे से करके जाइएगा। दूसरा हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, वो मैंने आपको बता ही दिया कि एक एसिडिक कैरेक्टर का और एक हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन जो होता है एसिडिक कैरेक्टर के अलावा स्टेबिलिटी पे एक क्वेश्चन आपका पास पेपर में होता ही होता है। फिर नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है वो हम छोड़ते हैं अभी। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर एल्केन के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उससे एक क्वेश्चन, हकस रूल भी हो सकता है या उसके रिएक्शन बेस भी होता सकता है ईएसआर पे। फिर आपका एल्कीन, ओजोनोलाइसिस पे मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ओजोनोलाइसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए और प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में आया था, 23 स्किप हो चुका है, तो एक क्वेश्चन आपका ओजोनोलाइसिस से आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। एल्कीन जो है हमारे पास में, उसमें से एक क्वेश्चन, एल्काइन से एक क्वेश्चन, एल्कीन एल्काइन से एक क्वेश्चन एसिडिक कैरेक्टर का। इसका मतलब एल्केन एल्कीन से मिला के एक क्वेश्चन आपका हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर आपका नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं, अगर आपका हो गया हाइड्रोकार्बन तक ये हुआ, न्यूक्लिक एसिड नहीं, हम बात करते हैं हेलो एल्केन हेलोरेन्स की। आपका 2023 में एल्काइल हैलाइड मतलब केवल क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन था, इस बार आने का चांस बहुत कम है। एलिमिनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, 22 में क्वेश्चन था, 21 में सेटजेफ्स, दोनों में एक तरह से सेटजेफ्स और एक में एलिमिनेशन मेंशन है, इसका मतलब दोनों में ही एलिमिनेशन से क्वेश्चन था। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको अच्छे से आना चाहिए। उससे पहले वुड्स रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, मतलब जो एवरेज है नीट का एक क्वेश्चन आपका हैलोजन डेरिवेटिव से जा रहा है। और फिर अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव के बाद कार्बोनिल कंपाउंड के बाद वाले 2023 में 4 क्वेश्चन, 2021 में भी 22 में भी 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 21 में था केवल, एवरेज में मान के चल रही हूँ उससे 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इटार्ड, स्टीफन, एल्डोल, कैनिजारो, सारे का सारे टेस्ट और डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह जो हो गए आपके, ये रिएक्शंस जरूर से करके जाए। उसके अलावा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कीटोन, ठीक है। फिर अमाइंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2-1-2-1 का एवरेज है हर साल, इसका मतलब एक क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एनालिसिस बताया था, ये मैंने अभी पेपर देख के बात करिए, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था आपका उसी टाइम पे मैंने आपको एक चीज, ये चीज बताई थी, ये एक तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी है ऑर्गेनिक की। आप ऑर्गेनिक की जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ पर। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर थोड़ा भी अच्छे से देखा है और आपको कुछ कुछ भी आता था जिसको आपको अप्लाई करना आ गया, मैं गारंटी देती हूँ आप कोई भी नीट का पेपर उठा के देखो, 18 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप स्मूथली इस लेक्चर को देखने के बाद भी लगा लोगे। ट्राई करो, अगर सही में लग जाते हैं और आपने ये वीडियो देखा है, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपसे क्वेश्चंस लगे या नहीं लगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप और आपका पेपर का टाइम बहुत ही कम बचा है। कॉन्फिडेंट होके जाना पेपर के अंदर, बिल्कुल भी पसंद मत होना। और उससे पहले अगर आप किसी भी चैप्टर का इस तरह का वन शॉट चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो अगर मेरा मन किया तो मैं आपके लिए वो वन शॉट डाल दूंगी। ऑल द बेस्ट।